हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी द श्रीशांत ऑफ चिराग दिल्ली और ये हैं ईशान शर्मा। ईशान शर्मा। मैं हूँ फिक्सिंग से पहले वाला श्रीशांत। हम हैं कल्चरशाला। हम हैं कल्चरशाला। और हमारे बोर्ड हमारी में बत्ती नहीं है। हमारे फ्रेम से ज़्यादा बड़ा हमारा बोर्ड है जिसमें इस बार बत्ती भी नहीं जल रही है। और हम बना रहे हैं एक 101 सीरीज़, यानी कि अगर आप पहला एल्बम निकालना चाहते हैं, पहला सिंगल निकालना चाहते हैं, तो वो कैसे सही तरीके से निकालना चाहिए और उसे कैसे ज़्यादा दूर तक ले जा सकते हैं, हम इस बारे में बात करते हैं। लेकिन उस कड़ी को आज आगे ना बढ़ाते हुए हम अपना पहला एपिसोड उसके बाद कर रहे हैं। हाँ, उस कड़ी को तोड़ते हुए अपने क्योंकि विदेश से हमारा एक मेहमान आया है जिनको आप सलाम करेंगे और आज हमारे साथ हैं मिस्टर बिलीफ। नमस्कार भाई। नमस्ते। तो ठीक है, तो चालू करते हैं। हाँ, मैं आपसे सबसे पहला चीज़ ये जानना चाहता हूँ, आप स्टेज पे गिटार तोड़ने के बारे में क्या सोचते हैं? मैंने एक्चुअल में गिटार तोड़ा है, पर वो कूड़े के ढेर में तोड़ा था। लेकिन जिस रीज़न से मैंने वो तोड़ा था वो ये था कि एक तो वो गिटार पुराना हो गया था, वो मेरे पे बोझा बनता जा रहा था, बजने लायक नहीं था, डोनेट करना वो पता नहीं फेयर नहीं था वो। तो मैंने उसको बहुत शिद्दत से एकदम broke it into little pieces. और मुझे बहुत अच्छा लगा वो करते हुए। So I kind of get why people do it on the stage. Adrenaline मिलता है एकदम, you're in that song. Coldplay का एक सॉन्ग है God Put a Smile Upon Your Face, उसमें वो गिटार उछाल देता है हवा में। हाँ, बिकॉज वो गाना बिल्डअप होता है एंड देन you need that release of energy. क्लाइमैक्स के टाइम। क्लाइमैक्स के टाइम गिटार से वो आया कि you're now on you're still in the middle of the tour, which is Yes. technically your first tour with दर्जी। yes. वो कैसे चालू हुआ दी आइडिएशन, एंड अभी हम कौन से लेग पे हैं अभी टूर में, क्या चल रहा है? लेग की जहाँ तक बात की जाए तो हमने फर्स्ट लेग किया देहरादून चंडीगढ़ में, बहुत ओवरवेलमिंग। इट वाज लाइक अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। लेग 2 2 दिन में ही मैं निकल रहा हूँ उसके लिए, विच इज़ लाइक वडोदरा, मुंबई, पुणे। एक दिन में वी आर डूइंग दीज 3 सिटीज़। शुरू ऐसे हुआ कि अब लाइक आपने इंट्रोड्यूस ही किया, विदेश से मैं आया हूँ और वहाँ पे मैंने म्यूज़िक तो बहुत खुल के बनाया, लेकिन मैं कभी परफॉर्म खुल के कर नहीं पाया, बेसिकली बिकॉज आई कुड नेवर फाइंड द राइट ऑडियंस। तो ये तो था कि जब भी मैं इंडिया जाऊँगा आई वॉन्ट टू परफॉर्म। तो दर्जी he comes off as an electronic artist, but he also started off as a guitarist, and he knows how to be on the stage with just one guitar. He knows his way around that. तो जब आया था कि शो शायद टूर में अकेले नहीं कर पाऊंगा, मुझे साथ में कोई चाहिए, मैंने बस दर्जी से बात करी, उसका अपना प्लान बताया, and he was just in. He's also your college junior. ये क्या ट्रिप थी? कॉलेज 2015 में मैं 3rd ईयर में था, तब ही जॉइंट, फर्स्ट ईयर में आया था वो। और हम मेरा एक गाना है जुगनू, जिसमें रैप किया है हानिकारक ने। तो मैं और हानिकारक बैचमेट्स थे, और हमने इस दर्जी नाम के, मतलब तब उसका नाम तो दर्जी नहीं था, उसको हमने काफ़ी सारे और जूनियर्स के साथ बुलाया था रैगिंग सेशन में, तो सीने के लिए उससे। हाँ बेसिकली। और मतलब हम लोग वैसे नहीं थे यार जो बहुत कट्टर रैगिंग ले रहे हैं, बुली कर रहे हैं। इट्स मोर लाइक गेटिंग टू नो पीपल। शुरू में ही मुझे ऐसे सुनने में मिला था कि गिटार बजाता है, तो मी बीइंग इनटू म्यूजिक आई सिंगल्ड हिम आउट, और मैंने बोला कि तू थोड़ा बाद में मिल, बता मेरे को क्या क्या बजाता है, सुना। हाँ वैसे थोड़ा इंटिमिडेटिंग वे भी कहा था, ऐसे ही बोला था कि भाई तू मेरे को मिल अलग से, देखते क्या लाइक व्हाट एग्जैक्टली आर यू। तो बट जैसे ही उसने गिटार बजाया भाई औकात दिख गई मुझे। शिट मैन, मेस्ड विद द रॉन्ग गाय। बट दैट इवेंचुअली वेरी सून कन्वर्टेड इनटू अ वेरी होलसम रिलेशनशिप। हम लोग साथ में जैम वैम करने लगे, बैंड काफ़ी जल्दी बन गया। वी यूज्ड टू कॉल आवरसेल्व्स द प्रोजेक्ट अनप्लग्ड। इट्स बीन 8-9 years since I know him. तो व्हेन आई टोल्ड हिम अबाउट दिस टूर आइडिया कि मैं इंडिया आ रहा हूँ और काफ़ी लंबे समय के लिए आ रहा हूँ, he was in on it. So that's how it started. आपने दर्जी के साथ बैटल ऑफ बैंड्स वाला चीज़ भी किया है क्या? नहीं, हमारा बैंड एकदम वैसा बैंड नहीं था कि वी हैव अ ड्रमर बेसिस्ट। इट वाज मोर लाइक 2 guitarists, 1 violinist. मैं वायलिन बजाता था पहले। हाँ, मैंने एक फोटो देखी है। हाँ। आपने कब से सीखा वायलिन? वायलिन मैं स्कूल में सीखता था, क्लास 5 से 8-9 तक मैंने 4 साल आई थिंक वायलिन सीखा था। और शायद वायलिन इज़ लाइक द हार्डेस्ट टू प्ले एज दे से।
आई डोंट नो हु दे इज बट सीखना एक चीज़ है और जस्ट इंस्ट्रूमेंट को समझना एक चीज़ है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने पियानो रखा है, विदाउट एनी नॉलेज यू कैन जस्ट फिगर आउट कि टिंग 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 करने से उस पर साउंड आता है. गिटार का थोड़ा एक लेवल ज़्यादा है, एक पर्टिकुलर वे उसको पकड़ने का. यू शुड नो कि लेफ्ट हैंड से नोट्स कॉर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट हैंड से स्ट्रमिंग होती है. वायलिन टेक्स इट टू अ होल न्यू लेवल. उसमें इतने सारे नुआंसेस है क्योंकि पहली बात तो 2 डिफरेंट पार्ट्स है. एक बॉडी है, एक बो है. कैसे पकड़ना उसको, बो को कहाँ पे चलाना, कहाँ से आपको प्रॉपर साउंड आएगा, वो समझने में ही 2-3 महीने आराम से लग जाते हैं. धनुष से बजा रहे हैं. हाँ, तो जस्ट टू अंडरस्टैंड उसी के साथ. एग्जैक्टली. तो और उसमें भी बहुत नुआंसेस है यार कि इंडियन क्लासिकल वायलिन, एक हिंदुस्तानी क्लासिकल, एक कर्नाटक वायलिन, उसमें भी फिर डिफरेंसेस है. आप कैसे बैठते हो, कैसे बजा रहे हो. वेस्टर्न क्लासिकल वायलिन इज डिफरेंट. वो लोग खड़े होके बजाते हैं, हम इंडिया में बैठ के बजाते हैं. तो जो खड़े होके बजाते हैं वो एक शोल्डर गार्ड यूज करता है क्योंकि ताकि वो ऐसे फंसा पाए यहाँ पे. इंडिया में शोल्डर गार्ड उतना यूज नहीं होता, बट जब हम पालकी मार के बैठते हैं ना तो वो पैर पे अड़ाया जाता है और फिर हम बजाते हैं उसको. तो ये सब चीज़ें समझना उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, दैट्स वेयर द डिफिकल्टी बिगिंस. यार कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है. वेस्टर्न में ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स खड़े होके ही बजाते हैं ना, और इंडिया में हमेशा बैठ के क्लासिकल वाला. और नीचे बैठ के, मतलब अब ऑर्केस्ट्रा में वो चेयर्स पे बैठते हैं वो लोग. हाँ. पर हमारे यहाँ तो एकदम नीचे बैठकर बजाने और गाने की प्रथा है. भैया की आवाज सुन के इतना अच्छा लग रहा है ना. अच्छा लग रहा है. द वे ही सेड प्रथा. हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं पॉडकास्ट सुन रहा हूँ. देवियों सज्जनों. लाइक एक अजीब सा काम है इनकी आवाज में, which is just making me nervous. That's not. मैं क्या proper individual like with a personality से बात कर रहा हूँ, who's like not insecure. This doesn't sound like Delhi. ये दिल्ली में लोग ऐसे बजते रहते हैं एक दूसरे में, like वो अपनी ढंग 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 भिड़ते रहते हैं लोग अपने ईगोज में, हर चीज में. हाँ, बट आप दिल्ली से ही पले बड़े हो ना, मतलब दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ. पैदा मैं इंदौर में हूँ, मध्य प्रदेश. और जब मैं 4 साल का था तब हमारी फैमिली दिल्ली मूव हो गई थी. तो 2000 से वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली. तो आप दिल्ली से बच्चे कैसे, मैं बस वो जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आपकी पूरे डिमीनर से एक वो तो रहा है शुरू से. जैसे स्कूल भी मेरी यहाँ साउथ दिल्ली में स्कूल थी, तो मैं कभी ना बाकी लोगों से उतना घुल मिल पाया नहीं. दिस अलोन टाइम हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. यूएस में भी वैसी ज़िंदगी है, स्पेशली विथ लॉकडाउन. मेरे जैसे लोगों के लिए तो काफ़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि अब कहीं जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं, अपना अपना रह सकते हो, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी निकाल सकते हो. सो मे बी दैट्स वाई वो एक मेरा एक्सेंट सुन के कोई एकदम बता नहीं सकता अच्छा दिल्ली का है, ये कहाँ का है, वो एक है अजीब सा एक वो सॉर्ट ऑफ मिक्सचर है. यस. बट ये जो लोनलीनेस वाला एंगल है, अकेले म्यूजिक बनाना versus when you are like jamming with other people, what do you prefer? क्योंकि हम लोग अभी उस चीज़ से बहुत गुजर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी लाइक लौंडा एनर्जी है यहाँ पे कि लाइक हम साथ में म्यूजिक बनाते हैं एंड सम टाइम इट वर्क्स. बट अभी लाइक स्पेशली वाइल राइटिंग हमें ऐसा लग रहा है कि यार बहुत लोग हैं लाइक कहीं बाहर जाके लिखते हैं, कुछ करते हैं. योर 2 cents on. बिल्कुल. See, if you have figured out that you are a songwriter, that you are perfectly capable of writing a song, I think you need to do that process just by yourself. और जो बाकी लोगों का काम आता है, for example, the way I work is very similar to जैसे John Mayer. He's a songwriter, वो गिटार बजाता है. He's perfectly capable of coming up with a song all by himself. Yeah. But in his albums, you know, he has a dedicated bassist. He has a dedicated drummer. Pino Palladino is a very famous bassist, you know, who plays the bass for his songs. बहुत अच्छा नाम है यार. तो Pino Palladino. पीने का मन कर रहा है मेरा. Sounds like a drink. He looks even more badass on the stage. Goggles पहन के, you know, he's just grooving bass बजा रहे, like he's a sight to see on the stage. And I aspire to be like that. जब मैं अपने गाने लिख रहा हूँ, जब मैं स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, तब मुझे आसपास कोई नहीं चाहिए. एंड दैट लोनलीनेस नहीं, आई वुड कॉल इट सॉलिट्यूड. दैट्स अ बेटर वर्ड. दैट हेल्प्स दैट प्रोसेस. बट जब फाइनली इट्स द टाइम टू प्रोड्यूस द सॉन्ग, आई विश आई वॉज लाइक प्रिंस कि मैं ड्रम्स भी खुद बजा रहा हूँ, मैं बेस भी खुद बजा रहा हूँ. बट
एंड आई कैन, बट अभी उसमें ना घुस के आई लुक फॉर पीपल हु कैन शेयर माई विजन. और अभी इंडिया आके जैसे मैंने एक कलेक्टिव बैंड बनाया विच आई एम कॉलिंग परियोजना बिलीफ. परियोजना इज जस्ट लाइक प्रोजेक्ट बिलीफ. So I found these amazing individuals who are very good at what they do, and they know the boundaries. Like ऐसा नहीं कि वो मेरे गाने पे कब्जा करना चाहते हैं, but they want to make it better. They want to add their parts. तो अभी हमारे 2-3 जैम सेशंस हुए थे और उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये इन लोगों के साथ में म्यूज़िक बनाने में भी कितना मज़ा है. इट्स नॉट जस्ट कि मैं अकेले बैठ के प्रोड्यूस कर रहा हूँ या सिर्फ लैपटॉप के सामने बैठा हुआ हूँ या फिर also becomes easier like flow और जल्दी. हाँ, इसका नाम परियोजना बिलीफ है. मैं बस एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि है ना, मैंने बचपन में सनम के गाने आते थे ना, आपको याद है? कवर्स जो करते थे वो. हाँ, कवर्स करते थे. तो सनम नाम से बैंड था, उसका मेन बंदा सनम था और उसके पीछे 5 सनम और थे जो पता नहीं किसके सनम थे. लेकिन मतलब उसने क्यों सनम बैंड का नाम अपने नाम से जोड़ लिया, मुझे ये नहीं अच्छा लगता था. दूसरी चीज़, तारक मेहता जब मैं बचपन में देखता था तो इट वाज लाइक टप्पू सेना. लेकिन बाकी बच्चों का क्या? आई वुडंट बी टप्पू सेना. It's like being part of the Raghu Dixit project, but what about the? हाँ, मतलब नाम का तो क्रेडिट दो. Out of all the people you should know that. Guilty as charged. लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इसके पीछे का आइडियोलॉजी क्या है? I'm just realizing I've never thought about it. Like I actually feel on the spot क्योंकि मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं. और अब अगर मैं सोच रहा हूँ तो the first thing that comes to my mind is कि maybe intellectual और जो ideas है वो मेरे हैं. You know, like these people first of all agreed to be a part of this. और पता नहीं, I think I'm just bullshitting at this point. There is no reason. Like it's my idea. मैं अपने बैंड को अपने नाम से जोड़ना चाहता हूँ. I wanna call it, you know, Project Belief. And Project Belief को और कूलर हिंदी होना चाहिए उसमें. तो परियोजना बिलीफ. आपके कोर आइडिया को ही वो और लाइक एक्सटेंड कर रहे हैं बाकी लोग. उसको और एम्बेलिश कर रहे हैं. हाँ, that's how I want to look at it. पर no, it makes sense. बिली सोच रहा फ्यू. Actually, it's just one of those things जो तुम्हारे सामने बट तुमने कभी सोचा नहीं है ना, वैसा. समझ सकता हूँ. ठीक है, मतलब आई एम फाइन विद इट. मैं तब भी आऊँगा आपके. अब जैसे जॉन मेयर भी, you know, he does that. उसके काफ़ी रेफरेंसेस आएंगे बिकॉज यू नो आई हैव बीन फॉलोइंग हिज म्यूजिक. एक बार पहली बात तो इस सब को रोक के एक बार जॉन मेयर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मतलब मैं फैज़ान के साथ कब से हूँ. फैज़ान का मेन बिगेस्ट इन्फ्लुएंस जॉन मेयर है. और क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा ही रैप में घुसा रहता हूँ तो मेरे को ऐसे मैंने कभी अलग से एक्सप्लोर नहीं किया. जितना फैज़ान ने मुझे सुनाया दिखाया मैं उतना ही जानता हूँ गिटार वाले लोगों के बारे में. लेकिन जॉन मेयर का नाम इट लाइक कीप्स कमिंग अप. तो आज मतलब मेरे को आज हो ही जाए बुला दो जॉन मेयर. जॉन को फोन लगाता हूँ बात हो जाए. तो मुझे थोड़ा जॉन मेयर वर्ड से सी इन द मोस्ट सिंपलेस्ट लैंग्वेज ही इज अ गिटारिस्ट हु कैन सिंग. ठीक है, वो गिटार स्किल्स आर अनपैरेलल्ड. और ही इज ऑलवेज स्पोकन अबाउट दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स. जो ग्रेट गिटार ग्रेट्स थे विच इज़ लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 70s थ्रू अर्ली 2000s. इसमें कुछ नाम थे लाइक स्टीवी रे वॉन और यू नो एरिक क्लैप्टन. दीज आर लाइक ऑल टाइम. अगर आप सर्च करोगे टॉप 20 गिटारिस्ट्स ऑफ ऑल टाइम यू विल सी दीज नेम्स, यू नो बीबी किंग और ये सब. तो जॉन मेयर हैज़ ऑब्वियसली स्पोकन अबाउट दिस और वो दिखता भी है, सुनाई भी देता है. लाइक ही इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज प्लेयर्स. अब हम लोग तो उस टाइम पे थे नहीं. आई हैव ऑब्वियसली missed the opportunity to see Stevie Ray Vaughan and these people live. So John Mayer is somebody who brings the best of them in front of me and I can watch him live. तो वो मेरे ज़माने का एक वैसा गिटार लेजेंड हो गया जिसको देखकर मैं इंस्पायर हो सकता हूँ, सुन सकता हूँ. He is also very famous for coming up with some techniques on the acoustic guitar. काश मैंने गिटार दे पाते, मज़ा ही आ जाता है. दे दो. तो जॉन मेयर ने इसमें नया क्या ढूंढा? जॉन मेयर का ये राइट हैंड टेक्निक. अब ऐसा है कि गिटार प्राइमरीली इट्स लाइक ईदर इट्स अ रिदम इंस्ट्रूमेंट कि मतलब मैं ये थोड़ा ट्यून नहीं है बट ये रिदम दे रहा हूँ मैं, ताल है ये. और एक होता है मेलोडी जो मेन उसका मैं क्या कहते हैं लीड है, जैसे वोकल है. तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये उसका लीड हो गया, राइट. इट्स रेप्लिकेटिंग अ वॉइस. जॉन मेयर ने क्या कहा कि व्हाट इफ यू नो आई ऐड बेस लाइन
और एक रिदम और एक लीड एट द सेम टाइम. At the same time with the solo. हाँ मतलब उसमें एक लीड भी बज रहा है, उसमें आई एम ऑल्सो एबल टू गिव अ रिदम, और जैसे ड्रम्स में कैसे एक स्नैर एक टैप होता है ये, तो कैन आई डू दिस वाइल प्लेइंग द गिटार, एक ही गिटार पे एक ही गिटार पे एक ही बार में. एंड पीपल हैव बीन डूइंग दिस पहले भी, बट जॉन मेयर ने उसके ना ही हैज लाइक वेरी ह्यूज थम्स, तो ही पॉपुलराइज दिस थम वाला टेक्निक, सो ही डज थिंग्स लाइक. तो इसमें इफ यू लिसन वेरी केयरफुली एक बेस लाइन भी बज रही है. बेस लाइन इज ये बेस लाइन, फिर उसमें ये टैप आ रहा है, और एक मेन जो उसमें रिदम है, जो साउंड है, जो लीड वाला पार्ट. अच्छा यहाँ पे कॉर्ड्स बजा रहा है वहाँ. ये कॉर्ड है. तो इफ एवरीथिंग यू नो व्हेन एडेड अप टुगेदर, so that's like this method I've also learned it from John Mayer. His song Neon is one of the songs that every guitarist hates, क्योंकि it's just यही उसमें टेक्निक है. The left hand just is very crazy, जो उसमें chords वगैरह बजती है, very difficult. Which is like your favorite John Mayer song that you like to play on the guitars? That's the thing, जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है वो मैं गिटार पे बजा नहीं सकता. बट कौन सा है जो आप बजा सकते हो, लाइक आपको मस्त लगता है बजाना, लाइक जॉन मेयर का गाना कि अभी तो अब तो मैं सुनना है? लाइक मैंने नियॉन ही सीखा था बीच में, वो थोड़ा सा उसकी ट्यूनिंग अलग है. दिस स्ट्रिंग इज ट्यून टू अ लो सी, तो वो मैंने थोड़ा सीखना शुरू किया था. वो मैंने कुछ हमारे श्रोताओं के लिए हो जाए. आई कैन ट्राई. लाइक यू कैन सी मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ ये सब थम्स को यहाँ तक पहुँचाने के. कॉर्ड्स भी कौन सी कॉर्ड है ये सब? हाँ मतलब इतनी मौत कॉर्ड लग रही है. बट इफ यू लिसन टू द कॉर्ड लाइक इट्स वेरी ब्यूटीफुल. हाँ बहुत ही अलग साउंड है. मेजर पेंटाटोनिक सस्पेंडेड डायड. या बट लाइक दैट्स Diabetic chords. रियली डिड कि ये अकूस्टिक गिटार को उसने enable कर दिया कि like you can just perform with the guitar alone. You don't need a drummer, you don't need a bassist. You just need a sense of groove, rhythm, और तुम सिर्फ you know गिटार लेके पूरा गाना perform कर सकते हो. तो that's something that I learned from it. गिटार के लिए लाइक आपका जब सीख रहे थे, अब तो ऑलरेडी सीख गए, कितना टाइम दे रहे थे लाइक डेली? आपने शुरू किया है कब से? ये भी 18 से. November 2018. 2018 से when you started. Yeah, I would say शुरू में तो I was spending maybe an hour every day. पर उसमें भी ऐसा था कि do you know about David Goggins? Yeah, the marathon runner ना. हाँ, he's like mental है वो. उससे लोग पूछते हैं कि मतलब when do you exercise? He basically exercises whenever he's free. In a very still mindset, you probably are just sitting on the sofa thinking about the life. वो ऐसे जब भी उसका खाली टाइम है तो उसका डिफॉल्ट स्टेट ऑफ माइंड है टू जस्ट यू नो डू सम एक्सरसाइज. या वो जो रोगन में भी ही वेंट और पॉडकास्ट में घुसने से पहले वो बाहर पुशअप्स मार रहा था. उतना पागलपन. वो तो पागल है भाई. तो मैं कहूँगा कि मेरे भी 6-7 महीने गिटार के साथ वैसे ही निकले. अगर मैं खाली बैठा हूँ तो मेरे हाथ में गिटार होना चाहिए. कुछ ना कुछ अगर मैं पर्पस के साथ भी नहीं बजा रहा हूँ, आई एम जस्ट लाइक मैं देख रहा हूँ कि अच्छा यहाँ करूँ दबाओ क्या होता है, ये करूँ क्या होता है. तो वैसे मैंने 6-7 महीने निकाले गिटार के साथ, विच आई थिंक वर द बेस्ट. बिकॉज व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग विदाउट अ पर्पस, लर्निंग इट बिकम्स द पर्पस. यू नो, एंड दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग. स्वामी विवेकानंद ने कहा था आई थिंक कि कर्म कोई अपना फल बना लो. किसने? स्वामी विवेकानंद. मुझे डीजे खालिद सुनाई डीजे खालिद अगर ये बोल डीजे खालिद ने अगर ये बोल दिया तो भाई मैं सब सुपर फैन हो जाऊंगा. बेस्ट एवर मैन, बेस्ट. पता नहीं कैसे राइम हो गया, कुछ तो हुआ. ओह भाई मजा आ गया. या और आपने और भी इंस्ट्रूमेंट सीखे हैं? हाँ, मैं स्कूल में वायलिन सीखता था. हाँ, तो मैंने और बचपन में आपने तबला सीखा? ऑल्सो क्लासिकल म्यूजिक. खुद ही भूले जा रहे हैं क्या क्या सीखा मैं. और कुछ सीखा है आपने? नहीं, सीखने के लिए मैंने सिर्फ वोकल क्लासेस लिए थे हारमोनियम के साथ. तबला सीखा है और वायलिन सीखा है. इसके अलावा जो भी है वो सब फिर खुद से ही एक्सपेरिमेंट करके हुआ है. तो जब
when you were in like college, what were you listening to उस टाइम पे? क्योंकि हम ये कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, अभी का म्यूजिक बहुत अलग है, तब इंडिया में like there was rock जो बहुत चल रहा था, बैंड वाला सीन था बहुत ज़्यादा. तो what were you listening to तब कॉलेज में, क्योंकि एक्चुअली म्यूजिक सुनता है ना? ट्रू, दैट्स ट्रू. जब मैं कॉलेज में घुसा था तब तो यार मैं थोड़ा वैसा था कि मुझे शायद इंग्लिश गाने सुनना शुरू करना चाहिए, क्योंकि लोग आसपास सुनते थे और मुझे कोई आइडिया नहीं था. तो मैंने बिलबोर्ड के टॉप 100 लिस्ट डाउनलोड करी और उसमें हिप हॉप भी होता था उसमें. तब टेलर स्विफ्ट और ये सेलेना गोमेज, इनका ज़माना था ज़्यादा, बहुत पीक पे एकदम फटे थे ये लोग. वो एक गाना है एयरप्लेन्स, एमिनेम, ये सब आ जाता था टॉप 100 में. तो यहाँ से शुरुआत हुई थी इंग्लिश सुनने की. हिंदी तो वही बॉलीवुड बहुत सुनता था मैं उस टाइम पे. मेरा म्यूजिकल सेंस तो बहुत टाइम बाद खुला है यार. जो ये सब मतलब मैं क्लासिकल म्यूजिक बचपन से सीखता आ रहा हूँ, पर उसकी ब्यूटी अप्रिशिएट मैंने बहुत लेट करी है. कि वाई मतलब वो 2-2 घंटे तक जो रियाज होता है, 1 घंटे बैठ के बस वही आलाप चल रहा है, वो क्या है, वो उसके पीछे भी मीनिंग है. तो वो सब समझने में मुझे टाइम लगा. तो कॉलेज में तो वही पहले 1-2 साल तो जो सब सुनते थे वही सुनता था, बिलबोर्ड से लेके बॉलीवुड एवरीथिंग. फिर अराउंड 2nd ईयर मुझे मेरे एक दोस्त ने स्टीवन विल्सन, पोर्क्यूपाइन ट्री ये इंट्रोड्यूस किया. इट वाज लाइक अ ह्यूज जंप. एकदम से ये क्या हो रहा है भाई, ये म्यूजिक है, ये क्या हो रहा है, इंसर्ट अर्पित वाला ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई. सो दैट, और वो भी समझने में टाइम तो लगता है. You know, you can't immediately go from Bollywood के songs to something like Porcupine Tree. It is a journey. Very technical also. Very technical. उसमें normal आपका standard 4x4 rhythm भी नहीं है. Time signature. Time signatures भी बहुत different होती है. But you know what helped? क्योंकि subconsciously मैं बचपन से ये सब सुनता आया हूँ classical music. तो सबकॉन्शियसली आई यूज्ड टू लाइक दीज थिंग्स. रिदम वाला सेंस था. और आई वुड लाइक टू एक्चुअली शेयर अ स्टोरी. जो ऐसा कहते हैं ना कि म्यूज़िक की इंपॉर्टेंस हर इंसान को फील होती है एट सम पॉइंट. मेरे लिए वो एक्सपीरियंस था व्हेन मैं 6 साल का था. हैव यू हर्ड अबाउट स्पिक मैके? SPICMACAY. इट्स लाइक सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग इंडियन क्लासिकल, ऐसे है वो. अच्छा, इसलिए नहीं. हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, कह सकते हैं. और ये एक IITian ने शुरू किया था. एंड इट्स लाइक दे गेट दीज पंडित जसराज और ये सब जो बड़े बड़े क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, ये लोग IITs में फ्री परफॉर्म करते हैं. हाँ, तो मैं जब दिल्ली में शुरू में रह रहे थे हम लोग, तो वी वर लिविंग इनसाइड द कैंपस. मेरे फादर का कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट था वहाँ पे, तो वी वर स्टेइंग इनसाइड द कैंपस. IIT दिल्ली. हाँ, तो पंडित हरिप्रसाद चौरासिया, हु इज यू नो द फ्लूट मैस्ट्रो, उनका ये स्पिक मैके के अंडर शो था. और IIT कैंपस काफ़ी सेफ है, बच्चे ऐसे ही घूमते हैं अपना. तो मैं भी अकेले पहुंच गया वहाँ देखने सुनने उनको. और उन्होंने बजाया राग मेघ मलार. तो जो इंडियन माइथोलॉजी में इसके राग के बारे में बहुत बातें होती है कि तानसेन जब ये गाते थे तो बारिश हो जाती थी, और वैसा सीन है. उन्होंने ये बजाना शुरू किया और कोइंसिडेंटली बारिश हो गई. एज अ 6 year old आई फेल्ट मैजिक कि ये क्या हो रहा है, ये यू नो मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं. आई एम लाइक ये म्यूजिक क्या कर रहा है ये. और पंडित जी ने भी पता है बजाते बजाते ऐसे देखा, यानी स्माइल्ड किया, अरे भाई दैट्स लाइक सच अ ब्यूटीफुल थिंग दैट्स हैपनिंग. गॉड डैम. और मैं बस बैठे इट्स लाइक द बेस्ट ट्रिप आई हैव हैड इन माय एंटायर लाइफ. तो ऐसी चीज़ें हुई है. तो जब मैंने फर्स्ट टाइम पोर्क्यूपाइन ट्री और ये सब भी सुना, तो आई कुड फील दैट यू नो देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट म्यूजिक. म्यूजिक सिर्फ वो नहीं है कि 3 मिनट का गाना है, कैची लिरिक्स है, कैची म्यूजिक है, बैंगर वाला आइडिया. देयर इज मोर, बजना चाहिए. हाँ, बस वो नहीं है कि मतलब यू नो मेरा फेवरेट सिंगर गा रहा है और वही लिरिक्स है. इट्स मोर अबाउट एन एक्सप्रेशन, एंड एक्सप्रेशन हैज नो लिमिटेशंस. यू कैन एक्सप्रेस इन एनी वे यू वॉन्ट टू. आप उसमें गिटार सीखने का भी कोई एक तरीका नहीं है. लाइक उल्टा करके बजा लो यार गिटार, कुछ भी बजाओ, अनट्यून्ड गिटार बजा लो, उसमें इफ़ यू कैन फाइंड सम पैटर्न बिकम्स म्यूजिक. तो इसलिए यू नो दैट वाज अनदर चेंजिंग, लाइक अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट इन हाउ आई अप्रोच्ड म्यूजिक जस्ट एज अ लिसनर. तो दैट्स इम्पोर्टेंट. तो यू वर लिसनिंग टू म्यूजिक उस टाइम पे पोर्क्यूपाइन ट्री
बाकी और कौन से इंडिया में कौन से बैंड सुन रहे थे उस टाइम? इंडिया में उस टाइम पे मैंने कोक स्टूडियो एक्सप्लोर करना शुरू किया, और कोक स्टूडियो में भी वही था कि 10-10 मिनट के गाने हैं, मदारी और वो सारे मदारी, जो हाँ, उस टाइम आए थे। मदारी आ गए थे, और पाकिस्तान कोक स्टूडियो के भी जो अर्लियर सीजन्स थे बहुत बहुत अच्छे थे, अभी भी मतलब, बट दे आर ऑल्सो नाउ यू नो इवॉल्विंग थोड़ा सा। उन्होंने भी अब एक इस साल का सीजन मुझे उतना पसंद कोक स्टूडियो भारत, कोक स्टूडियो भारत और इवन कोक स्टूडियो पाकिस्तान जो है, हाँ अब थोड़ा इट्स लाइक हाँ थोड़ा डिसॉल्व हो रहा है वो। दे आर ऑल्सो इनकॉर्पोरेटिंग अदर स्टाइल्स और ये सब। उसके बाद व्हेन यू स्टार्टेड मेकिंग म्यूजिक अभी एंड कट टू लाइक 24, म्यूजिक लैंडस्केप कैसे चेंज हुआ है इंडिया का? योर 2 cents ऑन। I mean, see, I don't think I am 100% well versed to answer this question, क्योंकि मैं 5 साल था भी नहीं यहाँ पे। पर जितना मैंने चेंज ऑब्जर्व किया है, इट फील्स लाइक म्यूजिक डेफिनेटली हैज़ बिकम मोर कन्वीनियंट। कोई भी कहीं पे भी सीख सकता है। इट हैज़ एम्पावर्ड एवरीबडी टू यू नो एक्सप्रेस, विच इज़, डोंट गेट मी रॉन्ग, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड टू म्यूजिक। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ, हाँ, कि अब ऐसा नहीं है कि मतलब 50 साल तपस्या करने के बाद ही सुर आएंगे तुम्हारे पास, ऐसा नहीं है। अब डबल एजेड सॉर्ड है कि कोई भी, मान लो अगर स्टूडियो में 2 लोग जाते हैं, एक जिसको बिल्कुल गाना नहीं आता और एक जिसने 10 साल प्रैक्टिस करी गाने की, with good production you can make both of them sound very good, you know, also with auto tune। हाँ, उसमें सारी प्रोडक्शन की सब चीज़ें आ गई, तो जिसको नहीं आता है गाना, अब वो भी एक ऐसा गाना बना सकता है जो आप बैठ के सुन सकते हो, विच अगेन यू नो इफ़ यू लुक एट इट इन योर पर्सपेक्टिव, आपके लिए बहुत अच्छी बात भी हो सकती है, और आपको ऐसा भी लग सकता है कि भाई फिर इसमें जो जिसने प्रैक्टिस की है उसकी वैल्यू क्या है ना। AI के साथ भी यही सीन है, अब वो सारा आर्ट बना देगा, गाने बना देगा, तो फिर क्या वैल्यू रहेगी जिसने ह्यूमन, उसकी क्या वैल्यू है? हाँ, तो वैसे सोचने जाओगे तो है, दिक्कत है। You were in the US for like 6 years इससे पहले? मैंने 5.5 years 5.5 एंड अभी आप वापस आए। वहाँ पे तो मैं हमेशा से क्यूरियस रहा हूँ कि भाई, एंड दैट्स द रीज़न आई डिडंट लाइक मूव, बिकॉज आई हैड लाइक एक टाइम पे वेरी स्ट्रॉन्ग वो कि चलो निकलते हैं, दिस द NRI वो, क्योंकि मेरे अगेन इंजीनियरिंग वालों से 90% बैच स्पेशली कंप्यूटर साइंस में इस बाहर सीधे MS करने, एंड आई एम श्योर आप भी MS करने ही गए। हाँ, तो सबके दिमाग में एक बार आता है कि यार ठीक है, हम भी 100K वाले ट्रिप में चलते हैं एंड सर्च फॉर अ बेटर लाइफ हो। वहाँ पे जाके हाउ इज US का लाइफ डिफरेंट फ्रॉम इंडिया? द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज कि वहाँ पे इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, विच इज़ अ बून एंड अ बेन, कि अब सब कुछ आपको ही करना है और आप ही आपके जिम्मेदार हो। द गुड थिंग इज़ कि दैट यू नो वहाँ की जो पढ़ाई भी होती है उतनी ज़्यादा क्लासरूम डिपेंडेंट नहीं होती है, एज मच एज इट इज़ अबाउट हाउ यू प्लान योर प्रोजेक्ट्स। डेडलाइन दे दी गई है, प्रोजेक्ट्स दे दिया गया है, यू हैव टू फिनिश इट, कभी भी करो, रात में करो, दिन में सो, व्हाटएवर यू नो। पर ये समझ आनी बहुत बड़ी बात है। जब हम यहाँ से जाते हैं ना, एकदम शौक लगता है यार कि इतनी इंडिपेंडेंस के तो मैं आदी हुई नहीं। वो तो जब टीचर्स मार मार के पढ़ाती है तभी पढ़ता हूँ मैं। डंडा चाहिए हमेशा, डंडा चाहिए। और इफ़ यू आर, अनलेस यू आर फ्रॉम यू नो एन इंस्टीट्यूशन लाइक IIT, जहाँ पे फिर भी ये है एटमॉस्फेयर, उतना नहीं एकदम से कोई सीख पाता वहाँ जाके, पता है कि इतना इंडिपेंडेंस मिल गया है, अब खाना भी खुद से खाना है। यहाँ पे जब मम्मी दाल रोटी रखती है सामने, इच्छा तो यही होती है कि बाहर का खाना है, पर जब तुम 1 हफ्ता बाहर का खा लेते हो ना लगातार, बहुत फिर दिक्कत हो जाती है। घर का खाना ही चाहिए तुम्हें, एंड यू देन हैव टू लर्न टू कुक। फिर खाना खा लिया, बर्तन धोने पड़ेंगे, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। पहले 3 दिन बर्तन धोने में मज़ा आता है, 4थे दिन में बहुत गुस्सा आता है। इफ़ यू डिसाइड टू लीव द बर्तन अगले दिन के लिए और इकट्ठा हो जाता है। हर चीज़ की कॉन्सिक्वेंस, हर चीज़ का कॉन्सिक्वेंस, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग एट, दैट एवरीथिंग यू डू नाउ यू हैव टू ऑल्सो वरी अबाउट द कॉन्सिक्वेंस। एंड वंस यू आर आउट ऑफ दैट स्टडी एनवायरमेंट, आपकी जॉब वॉब, यू नो, let's consider the best case, you find a good job, it's very high paying, उसमें फिर आपका दिमाग एकदम पैसों में चला जाता है। how do I make the best use of this money? आसपास के मेरे जो दोस्त हैं उनके साथ एक
कंपटीशन सा आ जाता है, पता है, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू अवॉइड इट. जब दिखता है कि भाई इसने तो गाड़ी खरीद ली, अंदर से इच्छा होती है कि मैं भी खरीदूँ. Even if you live in a city which has like very good public transport, maybe you don't really need a car. You were living in Chicago. I was living in Chicago. Luckily मेरे लिए मैंने 5-6 साल में कभी गाड़ी खरीदी नहीं, मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं. I've always lived near, you know, very good public transport. और काफ़ी दोस्तों ने खरीदी, तो खटकता तो था कि यार गाड़ी तो मुझे भी चाहिए. मेरे पेरेंट्स अगर कल को आएंगे तो उनको मैं भी घुमाऊंगा. तो बट सिंस यू नो मेरा थोड़ा ले ऑफ का सीन था, आई गॉट लेड ऑफ अ कपल ऑफ टाइम्स, तो मैं कभी एक जगह में सेटल हो नहीं पाया. सो आई कुड नेवर सेट लाइक गो फॉर सच अ हैवी इन्वेस्टमेंट. क्योंकि गाड़ी खरीदना एक दोस्त के साथ हुआ था, उसने गाड़ी खरीदी और फिर उसको इंडिया आना पड़ा. तो बेचने का भी टेंशन है कि उतने कम से कम कुछ पैसे तो रिकवर हो जाए, सही सेलर के पास, बायर के पास जाए. बहुत दिक्कत है बेसिकली, इन शॉर्ट. या तो गाड़ी चला के आ जाए. डर के आगे जीता. तो ये वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, एंड एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा लक फैक्टर है. एवरी 2 years योर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन पेपर वर्क. आपका वीज़ा सही से होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द H1B लगना ही कितनी बड़ी बात है. पहली बात वो मिल भी जाए तो फिर कंपनी होनी चाहिए, बिकॉज it's an employer visa. If you don't have an employer, you don't have the visa. तो ये सब चीज़ों में मैं फंसा हूँ, विच इज़ यू नो द रीज़न आई डिसाइडेड टू कट दैट लाइफ शॉर्ट फॉर नाउ, एंड देन आगे की जो भी मेरी प्लानिंग है वो अलग टेंजेंट पे है. बट आई वेंट थ्रू ऑल दीज, आई वेंट थ्रू टाइम्स जब मेरा सॉलिट्यूड लोनलीनेस में कन्वर्ट हो गया था. ऐसे भी टाइम्स आए थे वेयर इट जस्ट गॉट वेरी हैवी ऑन मी, और ओवरवेलमिंग हो जाता है यार. कोई आसपास दिखता नहीं है. इतनी बड़ी कंट्री है, यूएस इंडिया से 3 या 4 गुना बड़ा है एरिया में, और पॉपुलेशन इंडिया की 4 गुना ज़्यादा यूएस से. तो जब इतनी बड़ी कंट्री का आप मैप देखते हो एंड यू डोंट इवन हैव वन पर्सन दैट यू कैन गो एंड लीन ऑन टू, इट्स अ वेरी स्कैरी फीलिंग. तो इसलिए मतलब ऐसे भी टाइम थे, स्पेशली कोविड के टाइम पे मैंने 4 या 5 महीने तक एक दूसरा ह्यूमन भी नहीं देखा था, बिकॉज ग्रोसरीज भी डिलीवर हो जाती थी, दरवाजे पे रख के चले जाते थे. और यहाँ पे लोग फैमिलीज में डलगोना कॉफी बना रहे थे तब. या तो वो 4 महीने लाइक इट चेंज्ड मी एज अ पर्सन. उसमें आई सॉ द लोएस्ट ऑफ मी, बट द वन थिंग दैट वाज देयर वाज म्यूजिक. इसलिए वो म्यूजिक ने मुझे जो निकाला है उस सिचुएशन में से, क्योंकि जब मैं मान लो बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मुझे ना बिल्कुल वैसा सा हो गया हूँ कि यार मैं ना प्याज काटने के लिए चाकू भी नहीं उठा सकता, मैं उतने उस माइंडसेट में हूँ. बट इफ आई कैन टर्न दैट सिचुएशन इनटू अ सॉन्ग, इट गिव्स मी अ फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट. एकदम लगता है कि अरे भाई मैंने तो इस पे भी गाना बना दिया. तो आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ, यू नो. और फिर ऐसे मोमेंट से, इसलिए आई से कि म्यूजिक एक्चुअली सेव्स लाइव्स, यू नो. Not to spill out your plans, but as you said initially कि I don't want to earn money music से. And I don't want music to be my sole breadwinner उस चीज़ में. And I'll find एक और चीज़ to fuel my वो and do music. It's like a glorified passion और वो वाला चीज़. तो are you like okay with that thought, या फिर आपको अंदर से लग रहा है कि भाई मैं खुद को चूतिया बना रहा हूँ? Right. वो तो हाँ 3 महीने पहले तक ज़्यादा लगता था. बिफोर आई केम टू इंडिया आई वॉज लाइक कि मे बी आई शुड जस्ट लीव एवरीथिंग एंड डू म्यूजिक फुल टाइम. यू नो आई एम गुड एट इट, आई कैन बिकम इवन बेटर एट इट. You have proof. I have तो proof. जनता है, टाइम दे लोग दिया भी इतना है. ज़्यादा. यस. तो बट यहाँ आके ग्राउंड रियलिटी और बेटर पता लगी. द म्यूजिशियंस अराउंड मी ऑलमोस्ट सभी स्ट्रगल में तो है, और स्ट्रगल सामने दिखती है कि इवन यहाँ से मुझे फरीदाबाद कैब करके अगर जाना है 2 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेट्रो से तो सस्ता है पर वो टाइम लगेगा, गिटार उठा के जाना है. कैब सीधे पहुँचा देगी लेकिन 500 का फटका है. वो पैसे है क्या मेरे पास, चेक करना पड़ेगा बैलेंस. तो वो लाइफ तो दिख रही है कि यू नो स्ट्रगल है यहाँ पे. सेकेंडली जैसा मैंने बताया, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली पे भी है. तो उन लोगों को मैं इस चक्कर में नहीं ला सकता कि यू नो मैं अपनी इच्छा से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ. वहाँ पे एटलीस्ट मुझे पता है कि मैं मेहनत करूँगा तो मैं एक स्टेज तक पहुँच सकता हूँ जहाँ पैसे आएंगे.
और यू ऑल्सो हैव एक ट्रैक रिकॉर्ड प्रूफ है है कि वो हाँ मैं कर लेता हूँ उधर जाके. जैसे बिलीव की डिस्कोग्राफी ऐसे मेरा वर्क रेज्यूमे भी है जिसमें मास्टर्स की डिग्री है, जॉब एक्सपीरियंस है. तो मुझे पता है कि वहाँ एटलीस्ट अगर कोई मुझे ऐसा भी काम करना पड़े जो मुझे नहीं पसंद है, पैसे तो आते रहेंगे. जो अगर मैं जॉब से निकाला गया दुख होता है, बट इट्स लाइक ठीक है चलो फिर पढ़ाई करेंगे, जो भी है नया जॉब ढूंढेंगे. म्यूज़िक बहुत प्योर चीज़ हो जाती है यार. उसके साथ जो बॉन्ड है ना मेरा, जो उसने मुझे पहले डार्क टाइम्स में साथ दिया है, अगर मैं यहाँ पे ऐसी चीज़ें करने लगा, शॉर्टकट्स लेने लगा, एक फार्मूला फॉलो करने लगा जस्ट टू अर्न मनी, इट्स लाइक आई एम लाइंग टू माई सेल्फ. और मुझे नहीं अच्छा लगेगा. वो लोग करते हैं एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैम. लाइक फुल टाइम घुसोगे तो करना ही कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे होता ही है. हाँ, तो वहाँ पे भी लोग अपना एक तीसरा एलियस बना लेता है. लाइक आई कॉल माई सेल्फ एक्स व्हेन आई एम डूइंग कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, ताकि लोग कभी ये ना जाने कि ये जो गाना है हाँ ये मैं हूँ. आई रिस्पेक्ट द हसल. भाई यू आर डूइंग व्हाट इट टेक्स टू डू टू मेक एंड्स मीट. पर मुझे पता है मैं वो नहीं कर पाऊंगा. और मैंने ट्राई किया था पहले. एक लेबल ने मुझे रीच आउट करके कहा था कि 40,000 रुपए के लिए गाना बना दो. मैंने कोशिश करी बनाने की. फीडबैक भी आया कि नहीं इसको थोड़ा और कैची बनाओ, इसको थोड़ा ये बनाओ. तो मुझे अपनी प्रोसेस के साथ अब बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना है वहाँ पे. वो मुझसे नहीं होगा. तो लेकिन अगर आप मान लीजिए कि अभी का टाइम है एंड यू आर स्टार्टिंग म्यूजिक अभी, हाँ. और आप जीवन में उतने साल पीछे चले गए कि आपका अभी कॉलेज हुआ है, तो वुड यू हैव लाइक क्या आप दिल पे पत्थर रखते हैं अपने प्रोसेस के लिए या फिर अपने म्यूज़िक के उसके लिए? क्योंकि जो लोग वो तीसरा एलियस बनाते हैं वो ये करते हैं कि वो अपनी प्रोसेस को वाटर डाउन कर देते हैं, थोड़ा सा इम्प्योर कर देते हैं, लेकिन दे स्टिल डू व्हाट दे वांट टू डू. दे डेफिनेटली डू. या तो क्या आप वो करते या फिर आप तब भी जॉब करते कि भाई लेवल की ऐसी की तैसी मैं जॉब करूंगा क्योंकि अच्छा ये मेरी प्रोसेस इम्प्योर कर रहा है? अब इतने साल पहले से मैं उतना सीरियस था भी नहीं तब म्यूज़िक के लिए. तब अगर मुझे कोई बताता कि भाई इतनी स्किल सेट के साथ तुम 30-40 हज़ार में गाने बेच सकते हो, कमर्शियल काम कर सकते हो, आई वुड हैव प्रॉब्ली ट्राइड इट. तो ये हाँ आज की डेट में तो नहीं कर सकता मैं. हाँ मतलब अब तो वो ही हो पर गया. उस समय पे भी यही था यार कि अगर मुझे इमीडिएटली पैसों का स्कोप नहीं दिख रहा तो मैं नहीं करता. क्योंकि वो फाइनेंशियल तो टाइम्स देखा है, शुरू से ही देखा है, दिक्कत होती है. अब जैसे आज की डेट में हमारी फैमिली का घर दिल्ली में नहीं है, हम लोग यहाँ पे रेंट पे रहते हैं. तो जब हर महीने मेरे पेरेंट्स को आज भी चिंता करना है कि रेंट देना है या नहीं, तो मैं उतना केयरलेस नहीं हो सकता उस चीज़ के बारे में, राइट. तो आई हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट एवरीथिंग आई डू. तो वो सिचुएशन तो रही है पहले से. तो मेरे लिए ये क्लियर कट था. 2017 से 19 तक मैं बिल्कुल म्यूज़िक नहीं करता था. जब मास्टर्स एकदम शुरू किया था ना और GRE वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहा था, पूरा मैं उसी IT क्राउड में घुस गया था. और जो हम पहले बात कर रहे थे कि ऐसे कई लोग हैं जो म्यूजिक छोड़ देता है. तो इंजीनियरिंग राउट से आता ना कि कॉलेज में बहुत मस्त थे, म्यूजिक में मस्त बैंड था, सब गया, सब एकदम से भूल जाएंगे एंड वेरी कन्वीनियंटली. हाँ एब्सोल्युटली. उस टाइम पे बिल्कुल दर्जी से भी मेरी बात नहीं होती थी. हम भी बिल्कुल आउट ऑफ टच हो गए थे. फिर वही इसलिए मैं कहता हूँ जो मैंने गिटार खरीदा नवंबर में, बहुत एकदम कैनन मोमेंट हो गया लाइफ का. तो उसके पहले बिल्कुल म्यूजिक नहीं था. आई वाज जस्ट फोकसिंग कि भाई जल्दी से पैसे आए. मास्टर्स करना भी तो महंगा, इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट. तो उसके लिए भी लोन भी लिए और जो भी नाना की कोई FD पुरानी तोड़ी, कहाँ से जुगाड़ करके ऐसे जाते हैं लोग वहाँ पे. तो इसलिए मतलब मनी हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रायोरिटी. तो बट डू आई वांट टू डू म्यूजिक? इंडिया में यही तो दिक्कत है. हाँ पैदा हो गया यार. नहीं मतलब कि लेकिन फिर उसका उल्टा साइड भी ये है ना कि आप अगर US में पैदा हुए होते तो वहाँ पे 40 किलोमीटर तक कोई नज़र ही नहीं आ रहा है 4 महीने. तो दोनों जगह के प्रोज एंड कॉन्स है. आई थिंक इसका सॉल्यूशन ये है कि हम तीनों एक बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं. 10 करोड़ निकालेंगे एक बार में और लेबलों को खरीदेंगे. उसके बाद सारे दिन साइन मी अप, मैं डू साइन. सारे दिन बैठ के म्यूजिक बनाएंगे बढ़िया. हाँ और कौन सा बैंक इतना एक्सपेरिमेंटल बनाएंगे कि कोई सुने ना, तभी हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं.
या तो भाई आज का म्यूजिक एक तो इसने भी विजय माल्या ऑफ म्यूजिक विजय माल्या और भाग लिया भाग गया। आई थिंक देना मैं फिर यूएस जाएंगे ना। आई थिंक देना बैंक ट्राई करना चाहिए क्योंकि वो दे देगा। बोलना पड़ेगा open to it. देना। विजय माल्या से याद आया, अब मैं अपने फेवरेट आर्क में ले चलता हूँ कि आपको आरसीबी कैसी लगती है? ट्रॉफी आ जाए फिर बात करेंगे। लेट्स गो। आरसीबी हेटर्स इन द रूम। टीम एंटरटेनिंग है। हाँ या तो 50 पे ऑल आउट हो जाएगी हाँ। या तो 200 मारेगी। हाँ, और तब भी हारेगी। अब वो जो हारे जीते बट एंटरटेनिंग है। लाइक आई वुड वॉच एन आरसीबी मैच। आरसीबी का दिक्कत ये है ना कि लाइक अगर वो जीत गई ना उसके बाद खत्म। लाइक जितना वो हार रही है वो लोर चलती जा रही है, वो चलती जा रही है। क्या इस बार होगा, इस बार अगर वो जीत गई तो बस खत्म। सॉलिड फैन आईपीएल खत्म हो जाए, आईपीएल खत्म हो जाए, बंद कर देना चाहिए उस दिन। अगला क्या आ रहा है और क्या अभी टूर का क्या सीन है, अगले कौन से शोज हैं? सो आई एम ट्रैवलिंग टू वडोदरा, मुंबई, पुणे फॉर लेग 2 ऑफ आवर टूर। इसके बाद एक फाइनल लेग 3 है जिसमें वील बी डूइंग भुवनेश्वर एंड बैंगलोर। तो बैंगलोर में द टूर कम्स टू एन एंड। तो दिस टूर इज कॉल्ड अकूस्टिक सेशंस क्योंकि बहुत ही रॉ सा टूर है। यू नो इट्स जस्ट मी विद द गिटार एंड दर्जी विद द गिटार। कुछ इसमें अलग से कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मतलब बेसिकली बस ऐसे समझ लो बॉनफायर पे मैं गाने सुना रहा हूँ। बट उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि हम लूपर पेडल यूज़ करते हैं, तो लूप्स ऐड करते हैं। और जैसे मैंने अभी वो डेमोन्स्ट्रेट किया था, वो सब क्रेजी थोड़ी टेक्निक्स वगैरह है, तो इट बिकम्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस लिसनर के लिए भी, क्योंकि अभी आज के ज़माने में तो अभी हम सब थोड़े यूज टू हो गए टू द DHH वे ऑफ लाइव परफॉर्मिंग। अगेन नथिंग बैड और गुड अबाउट इट, बट वी आर जस्ट अकस्टम्ड टू दैट वे। खासकर जो हमारा ये सर्कल ऑफ लिसनर्स है, सर्कल, इट्स लाइक आपको सबसे पहले गलतियाँ सुनाई देगी हमारी। मैं ऐसे गा रहा हूँ, मेरी आवाज़ फट सकती है। अभी मैं गिटार ही बजा रहा था तो एक दो रॉन्ग नोट्स हिट किए, तो उससे ना एकदम मैं वल्नरेबल हो जाता हूँ अपनी ऑडियंस के सामने। दे ऑल्सो सी द ह्यूमन पार्ट ऑफ मी। दे ऑल्सो सी कि भाई ये गाने का जो स्टूडियो वर्जन है वो तो कितना अलग है, और ये जो अभी गा रहा है ये कितना अलग है। उससे पता लगता है आर्टिस्ट का दिमाग कितना भटका हुआ है। यू नो, टू रीच दैट स्टूडियो वर्जन इट टेक्स so many hits and tries. तो उसके बाद what I have realized is कि जब आप घर जाके फाइनली स्टूडियो वर्जन फिर से सुनते हो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। You find more meaning in it. So that's the aim of this tour. और the next project that you asked, it's like तो जैसे मेरे future plans है which are you know more catered towards academics और job. तो I know कि music कहीं ना कहीं मुझे step back करना पड़ेगा फिर से। तो I want to sign off on a very important big album जो कि last 6 months की मेरी जो life रही है US में, it's inspired from that. The album is called दुख दर्द पीड़ा। इसमें 9 गाने हैं। The album speaks about love, which was like a saving grace for me in that time. It also speaks about my own problems, my overthinking, ये सब जो चीज़ें हैं। But the album ends on a positive note. Or it's like you know a parting gift before I go undercover for some years. तो yeah. भाई मैं तो बोल रहा हूँ मत जाओ। कोई पीड़ा वीड़ा की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं तो बोलूँगा कि चले जाओ यार, एटलीस्ट वन ऑफ अस मेक्स इट आउट। वो है तो Yeah. चले जाओ, हमारे को भी इक्विपमेंट्स भेज देना। We'll also share the पीड़ा। कुछ आखिरी चीज़ जो हम बजवा सकते हैं, लाइक लाइव करवा सकते हैं आपसे, मे बी लाइक अ वेरी स्मॉल स्निपेट ऑफ समथिंग फ्रॉम द लेटेस्ट एल्बम, या फिर जो आने वाला है आपका। या मैं अपने एक पुराना ही गाना समय को भी डन जो भी मन है, we'll end with that। भैया हमें प्रॉपर म्यूजिशियन इस बार मिले हैं तो भाई हम ऐसे तो जाने नहीं देंगे। प्रॉपर म्यूजिशियन। हाँ। तो दिस इज़ अ सॉन्ग कॉल्ड समय को भी। मैंने पहले बताया था कि यू नो दिस इज़ वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जो पीपल टोल्ड मी दैट दिस सॉन्ग हेल्प देम इन देयर टफ टाइम्स, विच इज़ वेरी रिवॉर्डिंग फॉर मी, क्योंकि ये गाना मैंने अपने टफ टाइम में अपने लिए लिखा था। तो या बेचैन है तू, डर रहा है, कि चेहरा तेरा बदल रहा है।
झड़ते ये पल बिन बताए, फिर गिर कर बन जाते हैं गम। बदलने से तू डर मत, सिर्फ तू नहीं जो बदलता है। समय को भी समय नहीं लगता बदलने में, समय को भी समय नहीं लगता बदलने में। लेट्स गो। थैंक यू। थैंक यू सो मच भाई, बहुत ही फाड़। इसी के साथ खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच बिली Thank फॉर you, डूइंग bhai. दिस। Thank you so फाइनली much for ये हो having गया, me. This was amazing. काफी क्रेजी है। लेट्स एंड विद दिस सॉन्ग ही, द स्टूडियो रिकॉर्डिंग। हाँ ऑलराइट, तो समय को भी प्लेज इन 3, 2, 1। बेचैन है तू, डर रहा है, कि चेहरा तेरा बदल रहा है। जड़ते ये पल बिन बताए,